हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल के लिए एग्ज़ाम डेट आपको मिल चुकी है जो कि 19 जून है। 19 जून को आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो जाना है। तो लेखपाल में जो पेपर 2015 में हुआ था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे यह आज हम देखेंगे। मैथमेटिक्स में आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तब भी आपसे 25 प्रश्न पूछा गया था। तो वो 25 प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था वह आज हम देख लेंगे। जैसे कि इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इनके पूछने का नज़रिया क्या है, यानी कि आपको किस स्तर तक प्रिपेयर होना है, या आप प्रिपेयर हो चुके हैं तो क्या आप उस स्तर तक प्रिपेयर हैं जैसा कि ये पूछना चाहेंगे। तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें कि हम आपको 25 प्रश्न करवाएंगे मैथमेटिक्स के, जो कि हेल्ड ऑन 13 सितंबर 2015। 13 सितंबर 2015 का यह प्रीवियस ईयर पेपर है और शिफ्ट 1 का यह पेपर है। जब आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेंगे तो वहाँ पे ये 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम 25 का सॉल्यूशन करते हैं। आप एकदम कॉपी कलम लेकर बैठिए, जब प्रश्न आपको दिखे तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से भी करने का प्रयास करिए। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तब वृत्त का व्यास क्या होगा। अब वृत्त का व्यास जो होता है वह 2r के बराबर होता है। जो हमारा एक वृत्त होता है इसमें अगर यह r है और इसको भी हम मिला दें r को, और ये जब 2r हो जाता है यही हमारा डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। अब कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो हम यह कह सकते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर 2πr में से हम डायमीटर यानी कि 2r को घटा दें तो हमको 18.6 प्राप्त हो जाएगा। और जो वृत्त का व्यास होता है इसको हम d से डिनोट करते हैं। तो 2r इसमें भी दिख रहा है, 2r इसमें भी दिख रहा है, इनके स्थान पे हम d लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें d तो यह हो जाएगा पाई d माइनस d इज इक्वल टू 18.6। अगर इसमें से d कॉमन ले लें तो पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 18.6। अगर अब हमको d की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 18.6 बटे पाई का मान 22/7 होता है, -1 यहाँ पे हो जाएगा। अगर अब हम इसको हल करें तो 7 × 7 22 में से 7 जाएगा तो 15 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 18.6 बटे में तो 15 बचेगा, लेकिन इसका बटे 7 जो होगा वो ऊपर जाके गुणे में हो जाएगा तो गुणे 7 हो जाएगा। अगर अब हम इसको हल कर लें तो हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटा दें तो यहाँ पे हमारा जो 15 है ये 150 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। अगर अब हम इसको हल करें तो 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये 93 हो गया, ये 75 हो गया। अगर देखें तो 7 5 12, 9 3 12, यानी कि अभी 3 से भी कट जाएगा। तो 3 3 9, 3 1 3, अब 3 दूनी 6, 3 5 15, ऊपर 31 है नीचे 25 है। अगर 31 में हम 25 से भाग दे दें तो 25 एकम 25 और 25 6 31, दशमलव बढ़ाएंगे, अब 60 हो गया। 25 दूना 50, अब 25 चौके 100, यानी कि 1.24 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो जो हमें प्राप्त होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बराबर 1.24 गुणे 7 बराबर 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 का 6 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 8.68 सेंटीमीटर जहाँ पे आपको विकल्प में दिख रहा होगा वह आपका आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यह हमारा पहला प्रश्न था। 2015 का यह पेपर है, आप प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 2448 हैं। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तब संख्याओं का योगफल क्या होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखें तो इनको हल करने के लिए आप सर्वप्रथम जो इसका HCF दिया गया है, HCF बराबर दिया गया है 12 और LCM बराबर दिया गया है 2448। ये जो HCF दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आप संख्याएं मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि संख्याएं बराबर 12A व 12B हैं।
अगर संख्या 12A व 12B है तो हमसे कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 60 है। हमारे अनुसार संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? हमारे अनुसार संख्याओं का अंतर 12A माइनस 12B हो जाएगा। यही बात प्रश्न के अनुसार 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो A माइनस B बराबर 60 के हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो गया, यानी कि A माइनस B बराबर 5 आ गया। यहाँ से A माइनस B बराबर 5 हमको मिल चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2448 है। प्रश्न के अनुसार उन संख्याओं का एलसीएम 2448 है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो सकता है, तो अगर आप एलसीएम निकाल सकते होंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम हमारे अकॉर्डिंग 12 दोनों में है तो इसको ले लिए, ए और बी बचा तो ए और बी हो गया। हमारे अकॉर्डिंग इसका एलसीएम 12AB हो गया, उनके अकॉर्डिंग 2448 है, तो हम यह लिख सकते हैं कि 12AB इज इक्वल टू 2448। अगर इसको काट दे तो 12 दूना 24, 0 बाद चौक 48, यानी कि AB बराबर हमको मिल गया 204। अगर AB बराबर हमको मिल गया है 204 और हमको बताना है इसमें तब उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि संख्याओं का योगफल बताने के लिए हमको A प्लस B की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर हम संख्याओं का, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, संख्याओं का योगफल बराबर 12A प्लस 12B हो जाएगा, यानी कि 12 ब्रैकेट में कॉमन तो हमको A प्लस B। अब अगर A प्लस B यहाँ पे है तो जब तक हम A प्लस B की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं या A और B की अलग अलग वैल्यू नहीं जान पाते हैं, तब तक इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। आपके सिलेबस में अलजेब्रा लिखा हुआ है और अलजेब्रा का भरपूर प्रयोग इसमें किया गया है, इसीलिए ऐसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो A माइनस बी हमको पता है, ए बी पता है। अगर A प्लस बी ज्ञात करना हो तो इसके लिए होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे A प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो हमको मिलना चाहिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन इनको अगर हम तोड़े तो मिलेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इस माइनस 2AB को हमको प्लस 2AB बनाना है, यानी कि उसमें प्लस 4AB अगर हम जोड़ दें तो ये बात दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। इधर हम लिख देंगे प्लस 4AB। अगर अब हम हल करें तो A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 25 हो जाएगा, प्लस अगर 4AB देखें तो AB का मान हमको 204 पता है, 4 का इसमें गुणा कर दे तो 4 चौक के 16 6 हासिल 1 और 4 0 0 1 हो जाएगा और 4 दूना 8 816 हो गया। यह A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अभी आपको मिल रहा है। अगर इनको हम जोड़ दें तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 841 आ गया। अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपको 30 तक का वर्ग एकदम वर्बली रटा होना चाहिए। 841 देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या अगर यह वर्ग है तो किस संख्या का वर्ग है। अगर ये बात आपको एकदम याद रहेगा तो परीक्षा में प्रश्नों को करने में आपको आसानी होगी, अन्यथा टाइम टेकन लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 841 यह वर्ग होता है 29 का, तो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 841 है, तो यहाँ पे A प्लस बी बराबर हो जाएगा 29, क्योंकि यह 29 का होता है वर्ग। अगर हमको A प्लस बी बराबर 29 मिल गया है तो यहाँ पे हम अगर मान रख दें तो 12 गुणे 29 बराबर हो जाएगा 12 9 108 की 8 हासिल 10 12 दूना 24 10 34, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर आया हमारा वह हो गया 348। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, बार बार दोहराएंगे तो आगे बहुत प्रश्न हैं, समय बहुत लग जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न का विकल्प अगर आप देखें तो 348 तीसरे विकल्प में है, अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा वो 348 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम चले तो अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्कूटर और एक मोपेड की कीमतों का अनुपात 9:5 है। जो प्रश्न कहे वही करते जाइए, देखिए कितने आसानी से आपका उत्तर आपके सामने होगा। यहाँ पे स्कूटर और मोपेड की कीमत दिया गया है, तो स्कूटर एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए मोपेड। अगर इनकी कीमतों का अनुपात 9:5 है, यानी कि ये 9x है तो ये 5x है। उसके बाद कह रहा है यदि स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है,
ये कह रहे हैं कि स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है। अगर हम देखें तो हमको लग रहा है 9 में से 5 जाएगा तो 4x आएगा। हमारे अनुसार 4x अधिक है, इनके अनुसार 4200 अधिक है, यानी कि यही 4x की वैल्यू 4200 होगी। अगर अब हम इसको हल करें तो 4 से अगर इधर भाग दे दें तो बराबर 4 1 कम 4 0 4 5 20 0 1050 आ गया। अगर x की वैल्यू हमको 1050 प्राप्त हो गई है तो हमको बताना है कि मोपेड की कीमत क्या होगी। मोपेड की कीमत हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x है, यानी कि इसी में 5 से गुणा कर देंगे। 5 0 0 5 25 5 हासिल 2 5 0 0 2 5 1 कम 5 5250। जहाँ पर आपका यह विकल्प होगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। ये सभी लेखपाल 2015 में आए हुए प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न हम अपने मन से इसमें नहीं डाले हैं। 5250 रुपये, यह विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्नों को एक बार वीडियो को रोक के खुद से भी करने का प्रयास करें। अगर आप लेखपाल के लिए अध्ययनरत हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको अपनी 19 जून को होने वाली परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा, ये हमारा दावा है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी का तीसरी से 5:8 है तब तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आप रेशियो में पहले लेवल पे ही करते हैं। जब आपको ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात दिया जाता है तो आप ए बी और सी का अनुपात बता देते हैं। अगर इतनी बात आपको पता है रेशियो का पहला मेथड, तो इस प्रश्न को करने में आपको तनिक भी समस्या होने वाली नहीं है। आइए हम देख लेते हैं। इसमें 3 संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या हम लिख लिए। कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, तो यह 2:3 हो गया। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो यह 5:8 हो गया। इनके बगल कोई नहीं है, इन्हीं को बैठा दीजिए, इनके बगल कोई नहीं है, इन्हीं को बैठा दीजिए और सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24। यहाँ पे 10, 15 और 24। अगर हम इसमें x लगा दें आपकी सुविधा के लिए तो हमको जोड़ने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो यह बराबर हो जाएगा 392 के। अगर हो जाएगा ऐसा तो इसको हम जोड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो 24, 5 29, 10 39, 10 49, यानी कि 49x बराबर हो जाएगा 392 के। अगर 49x बराबर 392 के हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा? अगर 8 से 9 में गुणा करें तो इकाई का अंक 2 आता है। 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 8 चौक 32 7 39। जी हाँ, ये 8 बार जाने पे कट जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 8। अगर x बराबर 8 मिल चुका है हमको, तो हमको बताना है तब तीसरी संख्या कौन सी होगी। हमारे अनुसार तीसरी संख्या 24x है, तो तीसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या बराबर 24x और 24 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192। विकल्प में कहीं पर है 192, विकल्प नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर 192 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं यह बेसिक सी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 5 12 13 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आप कहीं पर एक बार पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि 5 12 13 ये सब ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर 5 12 13 आपको दिखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जब बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वहां पे आपका ये समकोण त्रिभुज ही हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो 5 25 12 12 में 144, इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? दोनों को आपस जोड़ने में 169 हो जाएगा, और जब आप 13 का वर्ग करेंगे तो भी 169 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यह लंब है, यह आधार है और वह कर्ण है, और इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो इस प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, यह दिया गया है, और भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5x 12x और 13x। तो अगर इनका परिमाप 540 है तो यहाँ से इन सबको अगर हम जोड़े तो 30x हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग परिमाप 30x है, उनके अकॉर्डिंग परिमाप 540 है, तो 30x बराबर 540, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर 18 आ गया।
अगर आपका x बराबर 18 आ गया, आप चाहें तो डायरेक्ट अलग अलग भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद सेमी पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पे आपको वैल्यू ज़्यादा लिखनी पड़ेगी और सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, इसको यक्स पे ही सॉल्व कर दीजिए। अगर देखें हम तो 30 यक्स होता है पेरीमीटर हमारे अनुसार, तो अगर सेमी पेरीमीटर देखें तो 30 यक्स बटे 2 यानी कि 15 यक्स हो गया। अब अगर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखें तो बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। अगर इसको हल करें तो यस का मान हमारा अंडर रूट में 15 यक्स दिया गया है और अगर यस माइनस ए करें तो 15 में से 5 जाएगा 10 यक्स आ जाएगा और अगर यस माइनस बी करें तो 15 में से 12 जाएगा 3 यक्स आ जाएगा और अगर 13 को घटाएंगे तो 2 यक्स आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर अब हम देखें तो ये हो जाएगा 15 धम्मा 150 और 3 दूनी 6 15 छक्का 90, यानी कि इसको हल करने पे हमको प्राप्त होगा 900 यक्स पावर 4। अगर 900 x पावर 4 प्राप्त हो रहा है तो 900 के लिए हम अगर बाहर लेके आए इसको तो 30 लिख सकते हैं, इंटू x पावर 4 के लिए x स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमको पता है कि x की वैल्यू 18 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वहाँ पे पेरीमीटर दिया गया था तो x की वैल्यू हम 18 निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ पे 18 रख दें तो 30 गुणे हमने आपको बताया एक स्वस्थ मनुष्य को क्यों जो है 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर भी वह लागू हो रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 18 है एक्स की वैल्यू। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो 18 का वर्ग 324 होता है। इनका गुणा कर दे तो 3 चौके 12 2 हाथ से ले 3 दूनी 6 1 7 3 त्रिक 9 और 0 9720 वर्ग मीटर। यहाँ पे विकल्प नंबर 4 आपको दिख रहा है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल विधि, यानी कि आपको कुछ नहीं पता है तो आप इस तरीके से एकदम बेसिक वे से इसको हल कर सकते हैं। अब आप एक बार सोचिए, अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 18 रख दिया होता, उसके बाद अलग अलग भुजाओं का मान रख के फिर सेमी पेरीमीटर निकाल के फिर इसको हल किए होते तो आपको वर्गमूल निकालने में ही कितना समय लग जाता, जो कि परीक्षा में आपको बहुत मिनिमम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। तो अगर हम देखें तो ये 5 12 13 है और हमको पता चल गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। तो अगर अब हम देखें तो 5 हो गया या 12 हो गया या 13 हो गया। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार है 12 गुणे ऊंचाई है 5 और ये यक्स लगा है क्योंकि यह रेशियो में दिया गया था, एग्जैक्ट मान यह नहीं है तो यहाँ पर भी हम यक्स लगा देंगे। अगर इसको हल करें तो 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यक्स स्क्वायर। अब 30 यक्स स्क्वायर यहाँ से भी डायरेक्ट आ गया और यहाँ पे 30 यक्स स्क्वायर लाने के लिए कितना कुछ हल करना पड़ा और यक्स की वैल्यू 18 हमको दी ही गई है। यहाँ पर भी अगर रख देंगे तो 30 गुणे 324 हो जाएगा, जो कि बराबर 9720 मीटर स्क्वायर आएगा और यही विकल्प हमारा फिर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इस प्यारे से प्रश्न को आपके दिलो दिमाग में हम डाल चुके होंगे और यह सफलतापूर्वक आपके अंदर विसर्जित हो चुका होगा। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक आयताकार टेबल के शीर्ष सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। टेबल के कर्ण की लंबाई क्या होगी? इस प्रश्न को एक बार आप खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, एक आयत पर निर्भर करता है यह। अगर आप आयत के बेसिक फार्मूला जान रहे होंगे तो आप इसको कर पाएंगे। अभी अभी जैसे हमने LCM SCF में बताया है उसी तरीके से इसमें भी आपको L-B और L+B पे आधारित हल करना होगा। अगर आप उसी वे में इसको हल कर पाएँ तो ये प्रश्न भी आपसे एकदम नॉर्मली हो पाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है आयत टेबल के शीर्ष सतह का परिमाप, और हमको पता है कि आयत का परिमाप होता है 2L+B। हमारे अनुसार तो परिमाप यह होगा, इनके अनुसार 28 होगा। यहाँ से हमको L+B बराबर मिल गया 14, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल L/B होता है, इनके अकॉर्डिंग 48 है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद टेबल के कर्ण की लंबाई बताना है और कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको L और B का इंडिविजुअल मान जानना होगा और इंडिविजुअल मान जानने के लिए हमको L+B ज्ञात है, हमको L-B की आवश्यकता होगी। अगर हम L-B यहाँ से निकालने का प्रयत्न करें तो यहाँ से L-B
का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं l प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उसी का विपरीत इसमें हमको l माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए, जबकि यहाँ पे हमको प्लस 2ab मिलेगा। इसको माइनस 2ab बनाने के लिए हमको यहाँ माइनस 4lb से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा नहीं माइनस करना पड़ेगा। माइनस 4lb हमको इसमें अगर घटा देना पड़ेगा तो हमको ये फार्मूला हम यह लिख सकते हैं कि l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा l प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4lb के। अब हमको l प्लस बी पता है, l बी पता है, हम l माइनस बी को ज्ञात करेंगे। l प्लस बी बराबर हमको पता है कि 14 है और 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 4lb अगर हम करें तो 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19। अब हमको पता चल गया l माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 192, यानी कि बराबर यह हो जाएगा 4। तो l माइनस बी इज इक्वल टू हमको पता चल गया कि 2 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा और अंडर रूट 4 का मान हमको 2 मिल जाएगा। अगर l माइनस बी बराबर 2 और l प्लस बी बराबर 14 है तो हमको यहाँ से l और b का इंडिविजुअल मान मिल जाएगा। b से b कट जाएगा, दोनों को जोड़ने पे ये हो जाएगा 2l बराबर 14 2 16, और इसको अगर हम काट दें तो हमको यहाँ से यल बराबर 8 मिल गया। अगर यल प्लस बी बराबर 14 है और यल बराबर 8 है तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर पक्का से 6 हो रहा होगा। यल का मान हमको 8 मिल गया और बी का मान हमको 6 मिल गया। तो यहाँ पे अगर आपको अब कर्ण इसका ज्ञात करना हो तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 28 64 6 का 36, यानी कि अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 का मान हो जाएगा 10। विकल्प में कहीं है विकल्प नंबर 3, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह 10 मीटर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो एक त्रिभुज का परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। या त्रिभुज की दीर्घतम भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की लघुत्तम भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। हमने आपको अभी अभी ट्रिपलेट बताया है, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। देखिए कैसे उसी पे आधारित यह प्रश्न हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, हम मानते हैं यह तीर भुजा है और ये कह रहे हैं कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है और भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि दीर्घतम भुजा की लंबाई 13 है। अगर यह 13 हो जाए तो हमको पता है कि ट्रिपलेट 5 12 13 का होता है। तो एक बार हम अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 रख दें तो 12 और 13 देखें तो 25 25 5 30, यानी कि यहाँ से यह तो सिद्ध हो रहा है कि अभी तक अगर केवल पेरीमीटर की जांच करें तो यह बात सत्य है। लेकिन अगर आगे देखें तो फिर इन्होंने क्षेत्रफल को भी दे रखा है, तो हम देखें कि क्या 5 12 13 पे यह भी एकदम फिट बैठ रहा है। 5 12 13 का जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 13। अगर इसका आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 2 × 12 = 5 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि उसका जो क्षेत्रफल है वह 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वह ट्रायंगल जो है वह 5 12 और 13 के ट्रिपलेट से ही बना है, यह कन्फर्म हो गया है। तो अगर यहाँ पे दीर्घतम लंबाई 13 है तो निम्नतम लंबाई या लघुत्तम लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कहीं पर है विकल्प नंबर ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अगला प्रश्न देखें तो एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 792 मीटर की दूरी को तय करने के लिए इसे कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिए। पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 792 मीटर की दूरी को तय करने के लिए इसे कितनी बार घूमना पड़ेगा। उत्तर क्या आया एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो जब पहिया एक बार पूरी तरीके से घूमेगा, जैसे एक पहिया है वृत्ताकार, अगर एक पहिया ये है, जब ये एक बार पूरी तरीके से घूमती है तो यह अपनी परिधि तय करती है और परिधि होता है 2πr। हमको r बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम एक बार इसको यह ज्ञात कर लेंगे कि यह एक बार चलने में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो अगर हम देखें तो 2πr का मान अगर हम निकालें तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 21 दिया गया है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो गया, 44 गुणे 3 बराबर 3 चौक के 12 2 हासिल 1 3 चौक 12 12 1 13, 132 आ गया। अब 132 आने के बाद यह सेंटीमीटर है, हमको दूरी तय करनी है 792 मीटर।
तो बराबर 792 मीटर है। हमको यूनिट हमेशा सेम रखनी होगी, चाहे आप इसको मीटर में बदल दीजिए, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, बट एक बार चलने में 132 सेंटीमीटर यह तय करता है। तो कितनी बार चल के यह इतना सेंटीमीटर तय कर लेगा, यही हमको बताना है। तो अगर हम देखें 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 18 1 19 6 कम 6 1 7, यानी कि यह 6 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वह 600 चक्कर लगा देगी, तो इस दूरी को एकदम आसानी से तय कर लेगी। जब भी इस प्रकार के आपको प्रश्न दिखें तो सबसे पहले आप परिधि को ज्ञात करिए। वो अपनी परिधि के बराबर ही एक चक्कर में दूरी तय करेगी। अगर परिधि ही पता चल गई, यानी कि एक चक्कर में वह 132 सेंटीमीटर तय कर रही है, तो 792 गुणे 100 इतना सेंटीमीटर तय करने के लिए उसको कितना चक्कर लगाना होगा। तो एक चक्कर से अगर हम भाग दे दें तो यह मालूम पड़ जाएगा, यानी कि 600 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 यह हमारे इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, एक कार्य में एक पुरुष एक महिला की तुलना में 2 गुना तीव्र है और एक महिला एक लड़के की तुलना में 2 गुना तीव्र है। एक कार्य है, उसमें एक पुरुष एक महिला से 2 गुना है। अगर पुरुष महिला से 2 गुना तीव्र हो गया तो महिला भी कम नहीं थी, महिला कही कि हम बच्चे से 2 गुना काम करते हैं। अब उसके बाद इनकी इफिशियंसी के अनुसार आप टोटल काम निकाल लेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्रियाक्रम है वह पुरुष महिला और लड़के में है। पुरुष मतलब हम मेल मान लेते हैं, महिला मतलब फीमेल, लड़का मतलब बॉय मान लेते हैं। अगर लड़का 1 यूनिट काम करता है तो ये महिला जो है 2 यूनिट काम कर देगी, ये फिक्स है, क्योंकि जो महिला है वो लड़के से 2 गुनी तीव्र है। उसके बाद पुरुष कह रहे हैं हम काहे कम हो, हम महिला से 2 गुना कर देंगे, यानी कि यह 4 कर देंगे। तो इसी उठापटक में काम कितना हो जा रहा है, 4 2 6 1 7 यूनिट काम 1 दिन में हो जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये तीनों मिलकर 4 दिनों में कार्य को संपन्न कर देते हैं। अगर यह 4 दिन में कार्य को संपन्न कर देते हैं तो हम देख रहे हैं इनकी इफिशियंसी के अनुसार ये 1 दिन की इफिशियंसी है 4 2 6 1 7। तो 4 दिन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 7 4 28, और यही हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। और 28 यूनिट अगर टोटल वर्क है और ये लड़कवा जो है वो 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 28 करने में उसको 28 दिन लग जाएगा। विकल्प में कहीं आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी भी आए तो उसको भी छोड़िए, और अच्छा लगे इसको लगातार जारी रखना है तो वह भी आप बताइए। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम सब आपको हल करवा देंगे। अगला प्रश्न अगर देखें तो 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें पानी की कितनी लीटर मात्रा मिलानी चाहिए जिससे कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बहुत शानदार सा प्रश्न है, एकदम बेसिक प्रश्न है मिश्रण का। आप इसको खुद से करने का भी प्रयास कीजिएगा। 60 लीटर का टोटल मिक्सर हुआ था, इसमें से दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एसिड और वाटर की बात कर रहा है और कह रहा है कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 2:1 में हमको इसको बांट देना है। गणित से भयभीत ना हो, ये बहुत ईजी होता है। अगर उसके बाद हम देखें तो 2 1 3, अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारे अनुसार 3 यूनिट टोटल मिक्सचर है, इनके अनुसार 60 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 20 मिल जाएगी। तो 2 की क्या हो जाएगी, 40, यानी कि 40 लीटर उसमें एसिड है और 20 लीटर उसमें क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और यह कह रहे हैं उसमें पानी की कितने लीटर मात्रा मिला देनी चाहिए जिससे कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो अगर यह देखें हम तो 40/20 इसमें कितने लीटर मिला दें कि यह अनुपात 1/2 हो जाए। यहाँ से 1/2 लिख देंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, बराबर 20 + x, और 20 इधर आएगा तो x बराबर 60 लीटर। कहीं विकल्प में आपको दिख रहा है, विकल्प नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 60 लीटर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो त्रिभुज ABC में यदि, तीसरा प्रश्न है शायद ये त्रिभुज से, तो त्रिभुज को एकदम गहन अध्ययन में लेते हुए आप एकदम निपटा डालिए, जी तोड़ मेहनत इस पे कर दीजिए, त्रिभुज का कुछ भी ना बचे। अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको देखने हो तो जितने भी चैप्टर इसमें कहे गए हैं, अगर
1 महीना बताना हो तो पूरी गणित आज से 1 महीना के अंदर इस लेवल पे पहुंच सकती है कि परीक्षा में 25 में से 25 प्रश्न आप कर पा रहे होंगे। अगर आपको वैसा सेशन चाहिए तो एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। पूरी गणित फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी इसी चैनल पे न्यू आकार, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री है, त्रिभुज बनाने का ढंग सीख लीजिए। त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री बराबर A है तो 90 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यह हम मान लेते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। A बराबर 25 सेंटीमीटर, A के सामने की भुजा A हो गया, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। अब A बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि B बराबर 7 सेंटीमीटर है, यह भी ठीक है। और कह रहा है हमको tan B का मान बताना है, थीटा बराबर हमको यहाँ मानना है। जब भी ऐसी सिचुएशन बने, भले से वह जो हमारा त्रिभुज होगा वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये कर्ण तो हमेशा निश्चित होता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कहलाएगी, लेकिन लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं। अगर थीटा हम इसको मान लेंगे तो हमारा लंब ये, आधार ये हो जाएगा। थीटा हम इसको मान लेंगे तो हमारा लंब ये, आधार यह हो जाएगा। तो इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो हमको tan B बताना है, tan B। और tan B का मान जो होता है ये लाल बटे कक्का से आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जो tan थीटा का मान होता है वह लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हमको लंब तो पता है लेकिन आधार ज्ञात करना होगा और कर्ण पता है। अगर हमको लंब और कर्ण पता है तो आधार एकदम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम इसको ज्ञात करें, क्योंकि हमको तो ट्रिपलेट्स पता है तो हमको तो पहले ही पता है कि इसका मान 24 होगा, लेकिन आपके लिए हम प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आप भी ट्रिपलेट्स पे थोड़ा वर्क करिए। 3 4 5 ट्रिपलेट है, उसको एकदम वर्बली आप रट लीजिए, तो ये सब करने की आवश्यकता परीक्षा में आपको नहीं पड़ेगी। अगर अब देखें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 25 का स्क्वायर हो गया 625। उसके बाद लंब का स्क्वायर 7 49 हो गया। अगर हम इसको घटा दें तो यहाँ पे 15 बचा, और 9 में से अगर 15 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे बचा 1, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा 5, 576। और यह है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर 576 है। तो अगर आधार बराबर हम लिखेंगे तो स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, और रूट हटेगा तो यह किसका वर्ग होता है? यह 24 का वर्ग होता है, और 24 हो जाएगा C का मान। यानी कि आधार की वैल्यू हमको 24 पता चल गई है। अब हमको बताना था tan B, और tan B का मान हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लंब बटे आधार है। तो लंब का मान यहाँ पे 7 दिया है, और आधार हम निकाले हैं अभी 24, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 7 बटे 24 हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यदि किसी मूलधन पर प्रति माह प्रति रुपए पर 1 पैसा है, 1 पैसा है, यदि किसी मूलधन पर प्रति माह प्रति रुपए पर 1 पैसा है, क्या है ये? थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। यदि किसी मूलधन पर ब्याज लिख लीजिएगा यहाँ पे। यदि किसी मूलधन पर ब्याज प्रति माह प्रति रुपए पर 1 पैसा है तब वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। अगर प्रति माह बराबर 1 पैसा है तो अगर 1 वर्ष में हम देखें तो 12 माह होता है, यानी कि 12 पैसा हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 12 पैसा हो जाएगा। ठीक है, पैसा ना भी लिखिए तो कोई बात नहीं है। यानी कि अब प्रश्नों को हमको पैसे में बदल के ही हल करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मतलब हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और मूलधन 1 रुपया है तो उसको पैसे में बदल लेंगे तो 100 हो जाएगा। P इंटू R, रेट ही हमको ज्ञात करना है, इंटू T 1 वर्ष बटे P इंटू R इंटू T अपान 100। अगर यहाँ से 100 से 100 काट दें तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 12%। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12%।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 50 अवलोकनों के समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक अवलोकनों को 2 से गुणा किया जाता है तब मानक विचलन क्या हो जाता है। यह सांख्यिकी का एक पार्ट है और लेखपाल में सांख्यिकी नामक चैप्टर आपके सिलेबस में एकदम विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं महाराज। उनको आप एकदम विधिवत गहन अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न अब की बार उसमें एकदम विधिवत आपसे पूछे जाने हैं। अगर इस पे देखें हम तो 50 अवलोकनों के समूह का मानक विचलन 8 था। प्रत्येक अवलोकनों से अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो वही 2 का गुणा मानक विचलन में भी हो जाता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16 यानी कि विकल्प नंबर 2 हो जाएगा सही। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यह क्वेश्चन देखें तो x के किस मान के लिए निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक 27 होगा। बहुलक बहु शब्द देख के आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से अध्ययनरत हैं तो आपको तो डायरेक्ट हिंदी में तो प्रबलता रहती ही है, तो बहु मतलब ज्यादा, तो जो ज्यादा बार आए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। अगर बहुलक इसका आपको ज्ञात करना हो तो 26, 25, 27, 23, 27, 26, 24, 27, 26, 25, 25। यहाँ पे अगर आप देखें तो 23, 24 एक बार ही आया है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो कह रहा है x के किस मान के लिए निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक 27 हो जाएगा। x जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या रख दे कि इसका जो बहुलक है वो 27 हो जाए। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखें 26 ज़्यादा बार आया है और 27 ज़्यादा बार आया है और 25 ज़्यादा बार आया है। तो अब हम गिन लेंगे कितनी बार आया है। 26 एक बार यहाँ हो गया, उसके बाद अगर देखें तो 2 हो गया, उसके बाद देखें 3 हो गया। 26 3 बार आया है। 25 अगर देखें तो 1 हो गया, और फिर अगर देखें 25 तो 2 हो गया, 3 हो गया। 25 भी 3 बार आया है। अगर 27 देखें तो 1 2 3 बार 27 भी आया है। और बहुलक जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक बार और रिपीट कर दे 27 को तो इसका बहुलक 27 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 2 27 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा है। माध्य जो होता है वह कुछ भी नहीं होता है, लाइक एवरेज होता है। जैसे कि एवरेज निकाला जाता है वैसे ही हम माध्य को भी निकालते हैं, यानी कि सम बटे यन। सम मतलब होता है सारे पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर यहाँ पे देखें तो 6, 1, 7, 7, 3, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20। और 20 में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। 5 से भाग दे दें तो इसका माध्य हमको 4 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माध्य बराबर 1 + 6 + 8 + 3 + 2 बटे 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8, 2, 10 और 6, 3, 9, 10, 9, 19 और 9 से 20 और 20 बटे 5, यानी कि हमारा माध्य निकल के आ गया 4। अगर हम माध्यिका निकालें तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो माध्यिका बराबर 1, 2, 3, 6, 8। यह हम आरोही क्रम में लिख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यन सम है या विषम है। तो 5 संख्याएं टोटल है, पदों की संख्या 5 है, यानी कि विषम है। तो इसमें जो फार्मूला लगता है वह हो जाएगा n + 1 अपान 2वां पद, यानी कि 5 + 1 5 1 6 हो गया बटे 2। 6 में 2 का भाग हुआ तो तीसरा पद, और तीसरा पद हमारा क्या है 3। तो इसकी माध्यिका 3 आएगी। और पूछ रहा है माध्यिका और माध्य का योगफल, तो 4 और 3 का योगफल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। विकल्प में जहां भी होगा वही आंसर कहलाएगा। विकल्प नंबर 4 यहाँ छुपा हुआ था, यही इस प्रश्न का आपका सही उत्तर था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्ति ट्रेन से अपनी यात्रा का हिस्सा 2/11 17/22 कार द्वारा भाग लेता है और शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर कुल दूरी की यात्रा क्या है यह पूछ रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आपको आता होगा तो यह एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है। हम मान लेते हैं टोटल दूरी, पीले से लिखने पे कम दिखता होगा इस पे व्हाइट पे। अगर कुल दूरी हम मान लें कि 1 है, 1 यूनिट टोटल दूरी है, तो ये अपनी यात्रा का हिस्सा 2/11 और 17/22 कार द्वारा भाग लेता है। यानी कि ट्रेन से अपनी यात्रा का हिस्सा और कार से ये सब जो चला है, अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ दें 2/11 + 17/22, 11 और 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा। 11 दूना 22, 2 दूना 4 + 17, यह हो गया 21/22।
21/22 तो ये सब जैसे भी उनको चलना था वो चल लिए। उसके बाद हमने माना कि कुल दूरी 1 यूनिट थी, तो अगर 1 में से 21/22 को हम घटा दें तो 22 एकम 22, 22 में से 21 जाएगा तो 1/22 बचेगा। हमारे अनुसार अब दूरी 1/22 बची है। वह कह रहा है कि शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर पूरा यात्रा वह तय करता है और हम कुल दूरी को 1 माने हैं, तो अगर 1/22 बचा हुआ है और इसी को पैदल चल रहा है और पैदल कुल 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा 22 किलोमीटर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करते समय हम मानते हैं कि आवृत्तियां उच्च वर्ग की सीमा पर केंद्रित हों, निम्न वर्ग की सीमा पर केंद्रित हों। सीमा पर केंद्रित होने का कोई सवाल नहीं है, सभी वर्गों में बराबर बराबर विभाजित होती हों। जो वर्ग अंतराल हमारा होता है यह भी जरूरी नहीं है कि उसमें बराबर बराबर विभाजित हों। वर्गों की संख्या पर केंद्रित होती है, यही हमारी सही विकल्प हो जाएगा। वर्गों की जो संख्या होती है उसी से हम जब भाग देते हैं तो हमको वहां पे वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना मिल जाती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 4, वर्गों की संख्या पर केंद्रित होती है, हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो 930.25 के वर्गमूल में से कौन सी छोटी से छोटी भिन्न को घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। वर्गमूल की बात कर रहा है और कह रहा है 930.25, यह हमारी संख्या है। तो एक बार दशमलव को नज़रअंदाज करके आप इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करिए। 930 और 25, अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो 2 का जोड़ा बनता है, उसके बाद 3 बार जाएगा, 9 हो गया, ये 0 हो गया और 3 यहाँ पे जोड़ा तो ये 6 हो गया। उसके बाद अगर हम 30 उतार दें तो अब हम देखें 1 बार भी ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 बार भी ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 0 बार तो जा ही नहीं पाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और इस 2 डिजिट को और उतार लेंगे। अगर अब हम 5 बार लेके जाएं तो 5 × 25 5 हासिल 2, 5 0 0 2, 5 6 30, यह पूरा कट जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। और हमने यहाँ पे देखा है कि 2 अंक पे दशमलव है, तो वर्गमूल निकालने के बाद वह दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा, तो यह 30.5 हो जाएगा। इसका जो वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ वो 30.5 प्राप्त हुआ। और यह कह रहे हैं कि क्या घटा दे जिससे जो परिणाम होगा वह पूर्ण संख्या हो जाए, यानी कि दशमलव का सिस्टम यहाँ से हटा दो, ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो 0.5 ही तो घटाना होगा। अगर 0.5 घटा दे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा, एक साफ सुथरी संख्या। तो 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है अगर हम दशमलव हटाएं तो बराबर 5/10 यानी कि 1/2। विकल्प में जहां आपको 1/2 दिख रहा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा 1/2। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको वर्गमूल निकालना आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अब बहुत देर कर दिए हैं आप सीखने में, अभी तक क्यों सो रहे थे। एक 300 ग्राम शक्कर के विलयन में 40% शक्कर है। विलयन में शक्कर की मात्रा को 50% करने के लिए कितनी अतिरिक्त शक्कर मिलाने की आवश्यकता है? ठीक है, 300 ग्राम का टोटल विलयन है, जिसमें अगर शक्कर देखें तो 40% शक्कर है। 40% शक्कर मतलब 300 × 40/100 यानी कि 120 ग्राम शक्कर है। विलयन में शक्कर की मात्रा 50% करने के लिए कितनी अतिरिक्त शक्कर मिलाने की आवश्यकता है? हम मानते हैं कि x अतिरिक्त शक्कर हम मिला देंगे और पूरे विलयन से परसेंटेज देखना है, यानी कि अगर हम x इसमें मिलाएंगे तो विलयन भी तो उतना बढ़ जाएगा टोटल, तो 300 + x हो जाएगा यह। और उसके बाद कह रहा है कि शक्कर की मात्रा 50% करनी है, यानी कि ऊपर 50 और नीचे टोटल विलयन 100% कहलाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 240 + 2x हो गया बराबर 300 + x हो गया। x इधर आएगा तो x बराबर 240 उधर जाके घट जाएगा तो 60 आ जाएगा और 60 ग्राम इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। विकल्प आपको दिख रहा होगा, पहला ही विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर अब हम अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, एक संख्या में 8% जोड़ने से प्राप्त संख्या और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है। एक बार इस प्रश्न को भी आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। हम मानते हैं कि वह संख्या 100 है। वो कह रहे हैं
कि 8% जोड़ने से 8% इसमें अगर जोड़े तो 108 हो गया, और अगर 3% घटाएं तो 97 हो गया। अगर इसको देखें तो 8 3 11, इनका डिफरेंस हमको 11 मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि उनके बीच का अंतर 407 है। तो एक की वैल्यू अगर हम देखें तो 11 3 33, 11 7 77, एक यूनिट की वैल्यू 37 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 37 100 हो जाएगी। विकल्प में कहीं है विकल्प नंबर 1। यह हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम चलें तो यहाँ पे 5 सही 3/4 और 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में किस गुणनखंड को जोड़ा जाना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या हो। एक बार आप इसको खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो अगर देखें तो 5 सही 3/4, इसको अगर हम लिखें, सही बटा को हटा दीजिए, तो 4 पंचे 20 3 23/4 प्लस योगफल लिखा है 4 पंचे 20 20 4 24/5 प्लस 8 से 56 56 3 59/8 प्लस हम मानते हैं कि यक्ष जोड़ दिया जाए इनमें से, तो हम मान लेते हैं कोई सी भी एक संख्या जोड़ी जाएगी तभी यह पूर्ण संख्या बनेगी। तो बाद में चेक करेंगे कि कौन सी जोड़ी जाएगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। उनको सही बटा को हटा के हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद अगर हम इसको हल करें तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बच्चे को पता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, 4 दहम्मा 40 तो ये हो गया 230, 5 8 40 तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 19 हो जाएगा, 230 प्लस 192 प्लस अगर देखें तो 8 पंचे 40 5 45 के 5 हासिल 4 और पंचम 25 25 4 29 295 हो गया। अगर इन सब को हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 2 5 यानी कि 7 हो गया। अगर इसको देखें तो 9 9 18 18 3 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 2 1 3 2 5 5 2 7 717/40 प्लस यक्स। अब आप विकल्प से देखिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अगर 1/40 इसमें हम जोड़ दें तो 40 40 तो बराबर है, एलसीएम 40 ही हो जाएगा, और ये 718/40 हो जाएगा। 718/40 को जब हम हल करेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं देगा, दशमलव में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे विकल्प पे चलें 3/40 अगर हम यहाँ पे रख दें 3/40 यक्स की जगह पे, तो 40 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। ऊपर अगर देखें तो 717 प्लस 3 यानी कि 720 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 8 32 18 आ गया। एग्जैक्ट मान आ रहा है यानी कि पूर्ण संख्या आ रही है। विकल्प नंबर 2 3/40 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अगला प्रश्न हम देखें, एक व्यक्ति 10 वस्तुओं को 8 रुपए में खरीदता है, उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है तो उसका तो कास्ट प्राइस जो है 8 रुपए ही लग रहा है। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 10 वस्तु है और 1.25 रुपए प्रति वस्तु के अनुसार बेच रहा है, तो उसको मिल जाएगा 12.5 रुपए। अगर हम लाभ देखें तो 8 4 12 और 4.5 उसको लाभ हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया 4.5, तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4.5/8 गुणा 100। तो यह हो जाएगा, ये अगर 4 से काट दे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 25 हम में 100 हो जाएगा। और अगर अब इसको और हम काटने का प्रयास करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दशमलव हम इसका हटा दें तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और यह 5 चौके 20 हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा। अगर 4 से इसको काटें तो 4 एकम 4, अभी 1 बचा है दशमलव, 4 दूना 8 4 पंचे 20, 1.25 और 1 दशमलव बराबर 1.25 वहाँ बचा है गुणे 45। अगर इसका गुणा हम आपस में कर दें तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 2 हासिल 1, 5 एक कम 5 1 6। अगर इसका करें तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एक कम 4 1 5। अगर अब हम इसको जोड़ दें तो 5 2 6 5 और 2 अंक पे दशमलव हो, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 56.25 यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है विकल्प नंबर 2 56 सही 1/4%। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉस्ट प्राइस 8 रुपए कैसे हो गया, 10 वस्तुओं को 8 रुपए में खरीद के वो लेके आया। आप खरीद के लेके आए, आप खुद को मान लीजिए 10 वस्तु आप 8 रुपए में खरीद के लेके आए और उसको एक एक वस्तु को
1.25 रुपए में आप बेच दिए तो 10 वस्तु थी, आप उसको 12.5 रुपए में बेच दिए, गया तो आपका 8 रुपया, आ गया 12.5, यानी कि 4.5 आप एक्स्ट्रा पा गए हैं। अगर 4.5 आप एक्स्ट्रा पा गए हैं तो ये कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा है, किससे? आपके कास्ट प्राइस से। तो 4.5 बटे 8 गुणे 100, ए बी का कितना प्रतिशत है? तो होता है A बटा B इंटू 100। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गाड़ी की कीमत में बजट से पहले 30% और बजट में 10% की वृद्धि हो जाती है, गाड़ी की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? जब भी एक बार वृद्धि हो और फिर वृद्धि हो तो यह सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन कहलाता है परसेंटेज का। तो इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यह एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले 30% बढ़ा, फिर प्लस 10 बढ़ा, फिर प्लस 300 बटा 100। यहाँ से 30 10 हो गया 40, प्लस इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 43%। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न 27 की पावर x बराबर 9 बटा 3 की पावर x, तब 1 बटा x की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। शानदार दमदार प्रश्न यह है आपके सामने कि 27 की पावर x बराबर 9 बटा 3 की पावर x। अगर इसमें आप देखें तो इसको अगर 3 के फॉर्म में बनाएं तो 3 का क्यूब है, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x इंटू ये इधर आएगा तो 3 की पावर x हो जाएगा। अगर इसको देखें तो 9 है, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। आधार बराबर है तो ये गुणा है तो आपस में घाते जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस x बराबर 2 के, 3x में x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2 के, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। अगर x बराबर 1 बटा 2 है तो हमको बताना है 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहीं पे x की जगह 1 बटे 2 रख दें तो 1 बटे 2 की पावर 4। अगर इसको देखें तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा बराबर 1 बटे 16, और ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 16। विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? 16। और कोई कमेंट में बोला कि नहीं बोला ये भी बता दीजिएगा। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो एक मूलधन, और यही आपका आखिरी प्रश्न भी होगा। धीरे धीरे करते हुए 2500 प्रश्न हम देख लिए हैं। कहीं से भी बताइए कि कोई दिक्कत की सामना आपको करना पड़ रहा हो, अगर तो थोड़ा सा अगर आप फोकस्ड हो जाए तो 1 महीने का सिलेबस है, मैथमेटिक्स पूरा खत्म हो सकता है। अगर आप देखें तो एक मूलधन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है। जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन उठे हैं एकदम बेसिक उठे हैं। अब इससे बेसिक हमको नहीं लगता कि साधारण ब्याज में कोई प्रश्न बन सकता है। यह कह रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 10 ईयर आपको दिया गया है, और कह रहा है कि वह एक मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि अगर 1 रुपया था तो वह 2 रुपये हो जाता है, तभी तो 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। और टाइम कितना लेता है? 10 वर्ष। यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, और जो फाइनल प्रिंसिपल है वो 10 वर्ष बाद वह 2 हो जाता है। तो इनके बीच का अंतर जो है वो 1 रुपया, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमारा मिश्र धन मान लीजिए एक तरीके का है कि 10 साल बाद हमको यह मिल जा रहा है। तो इसको ए से आप लिख सकते हो अगर मिश्र धन के रूप में लेते हैं। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये मिलता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P 1 रुपये है, इंटू रेट हमको ज्ञात करना है, इंटू T 10 ईयर है बटे 100। 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा 10%। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वह 10% हो जाएगा। तो प्रश्न 1 से शुरू करके हमने 2500 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। यह लेखपाल का प्रीवियस ईयर है 2015 में 13 सितंबर को, शायद देख लेते हैं एक बार, 13 सितंबर ही था। 13 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया था। जी हाँ, 13 सितंबर 2015 को फर्स्ट शिफ्ट में जो 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के पूछे गए थे वो सभी प्रश्न हम आपको यहाँ पे करवा चुके हैं। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एकदम लगे रहिए, यह वर्ष आपकी सफलता का वर्ष हो। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।